तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का है डे 6, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। और त्रिभुजों में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों की समरूपता। ठीक है, त्रिभुजों की जो समरूपता होती है उसको किस तरीके से बोर्ड पेपर पूछता है, सारा का सारा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों का 40 डे चैलेंज चल रहा है, जिसमें ये 6वां दिन है, जहाँ पर हम लोग हर एक दिन एक एक चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करने से मतलब ये है कि उस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो चैप्टर है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। और आप हमारे साथ अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पेन पेपर लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि आप अपने से प्रण करके चलिए कि हमको आज एक चैप्टर खत्म करना है, तो आप यकीन मानिए कि 14 दिन में पूरा का पूरा आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो हम दोबारा बना रहे हैं क्योंकि इसके जस्ट पहले लाइव चल रहा था और लाइव में नेटवर्क इशू हो गया, मतलब जो नेटवर्क था बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो हम ये वीडियो फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि वीडियो आपको रिकॉर्डेड ही दे, क्योंकि जब एक बार आप पढ़ा लेते हो उसके बाद जब देखते हो कि वीडियो पूरा का पूरा यहाँ पर करप्ट हो जाता है केवल नेटवर्क की वजह से, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होता है। और सामने वाले जो समझते रहते हैं, जैसे आप लोग समझते रहते हो, तो आवाज़ भी वहाँ पर क्या होती है, कट कट के आने लगती है और वीडियो भी थोड़ा सा यहाँ पर बज के चलता है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि आपकी जो वीडियो है वो अपने टाइम यानी 7:30 बजे ही अपलोड कर देंगे और आप आराम से रोज देख लिया करो। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम वीडियो भी आराम से रिकॉर्ड कर पाएंगे और आप आराम से देख भी सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। हालांकि हमने लाइव में ये क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ा दिया है, बट हम इसको फिर से बता रहे हैं क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अगर उसको नहीं देख रहे हैं, इस वाले वीडियो को देखे हैं, तो इस वाले वीडियो से उनको बहुत ही हेल्पफुल मतलब हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि आकृति 6.17 में पहला और दूसरा में डीई समांतर है बीसी के, तो पहला में ईसी बताना है और दूसरा में एडी बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बता चुके थे, बट केवल नेटवर्क की वजह से हमको ये फिर से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा चित्र है। ठीक है, ये हमारा चित्र है जहाँ पर ये ए है, ये डी है, यहाँ पर ई है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक है, तो ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये है आपका 3 सेंटीमीटर, ये है आपका 1 सेंटीमीटर। ये पहली वाली आकृति है। और दूसरी वाली आकृति को अगर हम बनाएं तो यहाँ पर बना देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इस तरीके से, तो ये है आपका ए, यहाँ पर है बी और ये है आपका सी, ये है डी और ये है आपका ई। ये 7.2 दिया है यानी बी डी का मान। ये 5.4 सेंटीमीटर है और ये है 1.8 सेंटीमीटर। ये दूसरी वाली आकृति है। तो जो भुजा आपका नहीं दिया है उसी को हमको क्या करना है, यहाँ पर पता करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पता कर लेते हैं। देखिए अगर हम पहले वाली आकृति में देखें तो दिया क्या है, दिया है आपका डीई समांतर है बीसी के। ठीक है, डीई समांतर है किसके, बीसी के। तो जब ये समांतर है तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा से मतलब ये है कि जितना आपका एडी होगा उतना ही आपका क्या होगा, डीबी होगा। और जितना आपका एसी होगा बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। और ये जो अनुपात है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए इनका मान रख देते हैं। जहां पर हमारा मान दिया, जैसे एडी का मान क्या है 1.5, फिर बटे क्या हो जाएगा बीडी या डीबी, डीबी का मान कितना दिया है 3, बराबर क्या हो जाएगा एई, एई का मान दिया है 1। और यहाँ पर ईसी हमसे पूछ रहा है तो ईसी की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, ईसी। अगर 10 से ऊपर गुणा करवा दें और 10 से नीचे गुणा करवा दें
तो ये हो जाएगा आपका कितना, 15/के यहाँ पर 30, और ये हो जाएगा 1/के EC। तब 15 एकम 15 और 15 दूना 30, यानी ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/के EC। अगर हम लोग EC का गुणा करवा दें तिर्यक, तो ये हो जाएगा EC बराबर 2 एकम 2, यानी 2 सेंटीमीटर। तो EC का मान कितना आ गया आपका, 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि दूसरी वाली आकृति में जो भुजा हमसे पूछ रहा था AD, उसको हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखा है DE, आपकी किताब में ही दिया है। DE समांतर है किसके, BC के। DE समांतर है BC के। तो हम लोग करेंगे क्या कि इनकी भी भुजाओं का अनुपात, यानी यहाँ पे लिखेंगे AD बटा के DB बराबर हो जाएगा AE बटा के यहाँ पर EC। ठीक है, ये अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो AD का मान हमको पता करना है, तो AD कर देंगे। DB का मान क्या है, 7.2 बराबर AE का मान क्या है, 1.8, और EC का मान क्या है, 5.4। तो आप देखो कि यहाँ पर एक अंक पर दशमलव है और यहाँ पर भी एक अंक पर दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा। तो देखिए, एक दशमलव से दशमलव यहाँ पर क्या किए, हम काट दिए, तो बचा क्या, AD बटा 7.2 बराबर 18/54। तो 18 एकम 18 और 18 तिरिक 54 हो जाएगा, यानी AD बटा 7.2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/3। तो 7.2 का अगर हम लोग 1 में गुणा कर देंगे तो AD बराबर हो जाएगा 7.2/3 के। तो अगर हम 3 से 7.2 को काटें तो AD बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 3 दूना हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12, यानी AD बराबर क्या हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। तो AD का मान कितना आया, 2.4 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए हैं। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लगाते हैं और इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इरेज। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लगा दिए हैं। ठीक है, करें कि आकृति 6.18 में यदि एलएम समांतर है CB के और एलएन समांतर है CD के, तो सिद्ध कीजिए AM बटा AB बराबर AN बटा के AD। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आकृति बना लेते हैं। आकृति देखिए कहा है 6.18, तो 6.18 की आकृति देखिए कुछ इस तरीके से है आपका, यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। ये हो जाएगा आपका आकृति 6.18, यहाँ पर है A, ये है M, ये है आपका B, यहाँ पर है N, ये L है और ये D है और यहाँ पर है C। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ये कौन सी आकृति है, 6.18। इसमें कह रहा है कि यदि एलएम समांतर है CB के, तो कहाँ पर है एलएम, देखिए एलएम समांतर है CB के, तो यहाँ पर देखिए एलएम समांतर है CB के, तब होगा क्या, अगर एलएम, यानी यहाँ पे लिख देंगे यदि एलएम समांतर है CB के, तब उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर AM, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, AM बटा के क्या लिखेंगे यहाँ पर AB, यानी ये भुजा छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा बटे बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा, यानी ये हो जाएगा AB बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर AL। तो यहाँ पे लिख देंगे AL बटा की क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC। अगर आप ऐसे नहीं लगाना चाहते तब पर भी आप लगा सकते हो। कैसे, देखिए एक तरीका और भी है। अगर आप डायरेक्ट नहीं लगाना चाहते, थोड़ा सा और यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बताना चाहते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपने जो नियम पढ़ा या आपके जो प्रश्नावली में प्रमेय दिया है उसके अनुसार क्या होगा, एलएम समांतर है CB के, तो यहाँ पर आप कहोगे सर तब तो होना चाहिए AM बटा के MB, यहाँ पर क्या होना चाहिए MB बराबर ये होगा AL
बटा के क्या हो जाएगा यहाँ पर यल सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों में यानी दोनों पक्षों में ए एम बटा की ए बी बराबर ए एल बटा की एल सी, इन दोनों पक्षों में हम एक जोड़ दें। क्या जोड़ देते हैं यहाँ पर? एक जोड़ देते हैं। तो अगर आप एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए एम बटा के यम बी। ठीक है, ए एम बटा के क्या हो जाएगा यम बी बराबर यहाँ पर इसमें एक जोड़ देते हैं और यहाँ पर ए एल बटा के यल सी है, इसमें भी क्या करते हैं हम लोग एक जोड़ देते हैं। ठीक है, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है नहीं, आप अगर डायरेक्ट कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हम तो ऐसे आपको बता दे रहे हैं, बट अगर आप डायरेक्ट करोगे तो ज़्यादा मतलब बेहतर रहेगा, कम समय में इसका उत्तर अच्छे से आ जाएगा। जैसे अगर हम यम बी का एक में गुणा करें तो ये हो जाएगा ए एम फिर प्लस यम बी बटा में क्या हो जाएगा यहाँ पर यम बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ए एल तो है ये है, यल सी का एक में गुणा करा देंगे तो यल सी बटा के क्या हो जाएगा यल सी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ए एम प्लस एम बी को जोड़ें तो ए एम प्लस एम बी को जोड़ें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये पूरा का पूरा ए बी हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया ए बी बटा कि यहाँ पर क्या है यम बी है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे यम बी बराबर क्या होगा ए एल प्लस यल सी। ए एल प्लस यल सी, तो इसको पूरा यल सी लिख देते हैं या हम ए सी लिख देते हैं, ए से लेकर सी तक, और बटे में क्या लिख देते हैं यल सी। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया यल सी लिख दिया। अब देखिए जो आपको सिद्ध करना है वो यहाँ पर दिया है ए एम बटा के या ए बी। अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमको सिद्ध करना है यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है आपको? यहाँ पर सिद्ध करना है ए एम बटा के यहाँ पर ए बी बराबर होगा आपका ए एन बटा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा। देखिए ये आपको सिद्ध करना है, लेकिन इससे आ क्या रहा है ए बी बटा के यम बी, तो ए बी तो यहाँ पर है लेकिन क्या इसमें यम बी है? नहीं है। यहाँ पर क्या आ रहा है यम बी, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, इसी वजह से हम कर रहे थे कि ये वाला जो तरीका है ये ऐसा बात नहीं है गलत नहीं है, मतलब कि आपका सही नहीं है, लेकिन ये वाला जो तरीका है ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। पहले यानी जब आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तो पहले इसी तरीके से लोग सवाल को लगाया करते थे, लेकिन जैसे सिलेबस चेंज हुआ तरीका बदला तो तरीका भी क्या कर दिए हम लोग बदल दिए। तो आपको ऐसे तरीके से बताते हैं कि बिना कोई देरी किए आपका उत्तर आराम से आ जाए, क्योंकि देखिए ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें गुणा भाग तो हो नहीं रहा, बस यहाँ पर थोड़ा सा जो प्रमेय आप पढ़े हो उसी का खेल है। अगर आप प्रमेय को ध्यान से पढ़े हो और चीज़ों को बैठा लेते हो तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपके ये 4 नंबर अथवा 6 नंबर में पूछे जाते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन 4 नंबर में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे आपको एकदम सरल तरीका बताएंगे। तो ये वाला जो तरीका है इससे चलोगे आप तो फंस सकते हो। तो पेपर में हमको फंसना नहीं है, पेपर में हमको सरल से सरल तरीके को फॉलो करना है और आपका आंसर लाना है, खास तौर से इन सब सवालों में। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं अपने उसी पुराने तरीके से चलते हैं, क्योंकि वो वाला तरीका हमको तुरंत का तुरंत यहाँ पर इसको सिद्ध करवा देगा। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ भटकते हुए चलेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हम लोग उसी वाले तरीके को फॉलो करें। अब तरीका क्या था? शुरू में हमने आपको कहा कि देखिए हमारे पास दो त्रिभुज है, अगर हम ध्यान से देखें तो कौन सा? एक है यम ए यल और दूसरा है बी ए सी। इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम देखें तो हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे कि छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा यानी ए एम बटा बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा यानी ए बी बराबर छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा ए एल बटा बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा यानी ए सी, और इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, देखिए एकदम आराम से हल हो गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दूसरा जो हमसे कह रहा था, दूसरा कह रहा था यदि यलयन समांतर है सी डी के, यानी यल यन समांतर है सी डी के, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि यलयन समांतर है आपका सी डी के। ठीक है, यलयन अगर सी डी के समांतर है तब क्या होगा? तब इनकी भी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। कैसे?
देखिए हमारे पास इसमें भी दो त्रिभुज है, कौन कौन सा, एन ए यल और यहाँ पर डी ए सी। तो इसमें अगर हम देखें तो छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा यानी ए एन बटा क्या हो जाएगा ए डी बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए एल बटा के यहाँ पर हो जाएगा ए सी। तो यहाँ पर ए सी कर देते हैं। ये समीकरण नंबर 2 है। सोचिए, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और चार लाइन आपको लिखना पड़ा और आपका उत्तर एकदम 90% तक आ चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखेंगे तो इसमें ये वाला जो पक्ष है ये इसको बोलते हैं दाहिना पक्ष और इधर वाले पक्ष को बोलते हैं बायां पक्ष। ये जो दाहिना वाला पक्ष है वो आपस में बराबर है। अगर आप ध्यान से देखो तो ए एल बटा ए सी, ए एल बटा के ए सी है। यानी अगर दाहिना वाला पक्ष बराबर है तो इसका बायां वाला भी पक्ष क्या होगा, बराबर ही होगा। इसका मतलब यह है कि हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखें तो इसका बायां वाला पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी ए एम बटा की ए बी बराबर हो जाएगा ए एन बटा की ए डी। तो यहाँ पर ए एन बटा की ए डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका देखिए जो सिद्ध करना था वो आ चुका। तो आप लिख सकते हो इति सिद्धम, यानी सिद्ध हो चुका ये आपका। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग इस चीज को लगा लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको एकदम तरीके को फॉलो करके रखना है और ऐसे क्वेश्चन हर साल बोर्ड पेपर में देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आकृति 6.19 में, ये आकृति 6.19 है, कह रहा है कि डीई समांतर है एसी के। यानी इसमें दिया क्या है, दिया है आपका डीई समांतर है किसके, एसी के। तो डीई समांतर किसके है, एसी के। और डीएफ समांतर है एई के। और डीएफ किसके समांतर है, यहाँ पर एई के। ठीक है, तो कहाँ पर है डीएफ और एई, तो देखिए यहाँ पर है डीएफ समांतर है एई के और डीई समांतर है एसी के। अब हमको सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है, यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध करना है, लिखते हैं यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, यहाँ पर सिद्ध करना है बी एफ बटा यहाँ पर एफ ई बराबर हो जाएगा आपका बी ई बटा की यहाँ पर ई सी के। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले पहला कंडीशन क्या है कि डीई जो है, डीई वो समांतर है एसी की। तो डीई समांतर है अगर एसी के तो क्या हो जाएगा, देखिए डीई समांतर है एसी के। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जब डीई समांतर है, डीई समांतर है एसी के, तो जितना बीडी होगा, जितना आपका क्या होगा बीडी, यानी ये वाली भुजा बटे क्या हो जाएगा डी ए। तो यहाँ पे लिख देंगे डी ए बराबर, इधर क्या हो जाएगा, तो देखिए डी ई है तो यहाँ पे लिखेंगे बी ई। जितना आपका बीई का अनुपात बनेगा उतना ही किसका बनेगा, ईसी का बनेगा। यानी अगर ये भुजा एक दूसरे के समांतर है तो इनकी जो संगत भुजा का अनुपात है वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया और इसका नाम रख दिया समीकरण नंबर 1। दूसरे कंडीशन में हमसे क्या कह रहा था, दूसरे कंडीशन में हमसे ये कह रहा है कि जो डीएफ है, डीएफ वो समांतर है एई के। तो डीएफ समांतर है किसके, एई के। तो अब अगर हम देखें तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो कहाँ पर है डीएफ, देखिए यहाँ पर है डीएफ जो है वो समांतर है किसके, एई के। इसकी भुजा है आपका देखिए यहाँ पर बी डी बटा क्या हो जाएगा डी ए, फिर बराबर यहाँ पर हो जाएगा बी एफ। यहाँ पे लिख देंगे बी एफ बटा एफ ई। तो यहाँ पर ये हो गया एफ ई। ठीक है, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2।
अगर आप समीकरण 1 व 2 को गौर से देखिए तो क्या होगा, इसका ये वाला जो पक्ष है, बायां वाला पक्ष, ये आपस में बराबर दिख रहा है। तो जब बायां वाला पक्ष बराबर दिख रहा है तो इसका दाहिना वाला पक्ष आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए जो आपको सिद्ध करना है उसमें पहले कौन लिखा है, पहले लिखा है बी एफ बटा एफ ई। तो मतलब समीकरण नंबर 2 का दाहिना वाला पक्ष आप पहले रख दीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे बी एफ बटा एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई बटा के यहाँ पर ई सी। यही आपका उत्तर सिद्ध सिद्ध हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या किए, इसको सिद्ध कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर हम लोग लगा दिए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के तथा इसके विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा के डी ओ। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, 6 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है कि जो ए बी सी डी है वो आपका एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज कुछ इस तरीके से बनता है। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर तो नहीं होती लेकिन समांतर होती हैं। तो अगर हम देखें तो ये आपका है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। जहाँ पर कह रहा है कि इसके विकर्ण, विकर्ण को अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका विकर्ण है ए सी और बी डी। ये क्या करते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हमको बताना है या सिद्ध करना है ए ओ बटा के बी ओ बराबर सी ओ बटा के डी ओ। अब दिया क्या है, यहाँ पर दिया है, देखिए दिया है जो आपका ए बी है, ए बी वो समांतर है किसके, डी सी के। तो हम लोग करेंगे क्या कि ओ से एक रेखा ऐसे खींचेंगे इस तरीके से, इसका नाम यम रखते हैं, यानी ओ यम एक ऐसी रेखा हम खींचेंगे जो कि आपका ए बी के भी समांतर होगा और डी सी के भी समांतर होगा। ठीक है, ये हम लोग अपने से रचना करेंगे, पेपर में अगर आएगा तो आपको भी अपने से करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है कि हम लोग देखेंगे पहला कंडीशन। पहला कंडीशन क्या कि ये जो आपका यम ओ है, यम ओ ये समांतर है, किसके समांतर है, तब बी ए के समांतर है। ठीक है, या ए बी के समांतर है। यानी यदि आपका जो यम ओ है वो ए बी के समांतर है तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये जो हम लोग यम ओ खींचे हैं ये ए बी के समांतर भी है तो डी सी के भी समांतर है। ठीक है, इसी वजह से यम ओ समांतर हमने क्या लिख दिया, ए बी। जब ये ए बी के समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इनकी भुजाओं का अनुपात अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर देखिए हमको जो सिद्ध करना है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एम बटा की यम डी बराबर इधर हो जाएगा ए ओ, यहाँ पे लिख देंगे ए ओ बटा के। अब देखिए ए एम बटा के एम डी हो गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए ओ। ए ओ को नहीं लेंगे क्योंकि देखिए अगर हम ए से बी तक चलते हैं तो हमारा बी ओ और ओ डी बनता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बी ओ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी ओ बटा के, देखिए बी ओ बटा के क्या हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डी ओ, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, कैसे हमने किया, यहाँ पर हमने कहा कि जो यम ओ है वो समांतर है ए बी के। तो ए बी आप देखो ए डी बी एक त्रिभुज बन रहा है, यम डी ओ एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये जो यम ओ है वो समांतर है किसके, ए बी के।
तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा तो देखिए एम बटा एम डी हमने कर दिया, तो एम बटा एम डी, और इधर ये वाली भुजा बी ओ बटा क्या हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब अगर हम दूसरा देखें, दूसरा वाला कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या है कि यदि आपका जो यम ओ है, यम ओ यानी ये वाली रेखा, वो डी सी के समांतर है, तो समांतर है किसके, डी सी के। जब ये यम ओ डी सी के समांतर है तब इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए डी सी कहाँ पर, यहाँ पर डी सी मतलब ए डी सी और ए यम ओ, इसमें अगर हम लोग चलेंगे तो शुरुआत करेंगे ए एम से, तो यहाँ पे लिख देंगे ए यम बटा के क्या हो जाएगा, यम डी हो जाएगा। ठीक है, बराबर इसकी ये वाली भुजा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका ए ओ बटा के यहाँ पर सी ओ, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब आप ध्यान से देखो तो समीकरण 1 व 2 दोनों का ये जो बायां वाला पक्ष है ये आपस में बराबर है, तो इसका दाहिना वाला भी पक्ष आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर हम लोग लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं ए ओ बटा सी ओ बराबर, यहाँ पर क्या है बी ओ बटा के डी ओ। अब हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना था ए ओ बटा के बी ओ बराबर सी ओ बटा के डी ओ। तो ए ओ बटा के यहाँ पर बी ओ होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करा देंगे। तो तिर्यक गुणा कराएंगे तो देखिए ए ओ, अब यहाँ पर जो बी ओ है ये इसके बटे में कर देंगे, बराबर सी ओ का गुणा यहाँ पर कराएंगे तो ये हो जाएगा सी ओ और बटे में डी ओ है ये है। यानी जो हमको सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका, ए ओ बटा के बी ओ बराबर सी ओ बटा के डी ओ, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर 4 नंबर अथवा 6 नंबर में देखने को मिलता है। 6 नंबर में नहीं देखने को मिलेगा तो 4 नंबर में तो जरूर ही देखने को मिलेगा, इसको देख के जाइएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में और इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम 5वें क्वेश्चन की बात करें तो 5वां क्वेश्चन क्या करा है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी, कहाँ पर है त्रिभुज ओडीसी, देखिए यहाँ पर है त्रिभुज ओडीसी, यानी ऐसे त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, त्रिभुज ओ बी ए के, यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ओ बी ए के। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कोण ओ बी सी का मान 125 अंश है, यानी कोण बी ओ सी का मान कितना है, 125 अंश, यानी बी ओ सी कितना है, 125 अंश है। उसके बाद कह रहा है और यहाँ पर कोण सी डी ओ, कौन सा कोण है, कोण है सी डी ओ, इसका मान कितना है, देखिए सी डी ओ इसका मान है 70 अंश, तो यहाँ पे लिख देंगे 70 अंश। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कोण डी ओ सी बता दीजिए, तो हमसे पूछा जा रहा है कोण डी ओ सी बता दीजिए। कहाँ पर है डी ओ सी, देखिए यहाँ पर है डी ओ सी, मतलब ये वाला कोण हमको बताना है। उसके बाद कह रहा है कोण सी आपका डी सी ओ बता दीजिए, कोण डी सी ओ बता दीजिए, तो कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है डी सी ओ बता दीजिए, मतलब ये वाला कोण हमको बताना है। उसके बाद कह रहा है कोण ओ ए बी बता दीजिए, तो यहाँ पर देखिए कोण ओ ए बी पता करना है आपको, तो कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है ओ ए बी, मतलब ये वाला कोण आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो इसमें 3 कोण पूछा है जबकि 2 कोण दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आराम से लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, हम अगर देखें तो डी ओ बी एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। यानी अगर हम बात करें रेखा डी ओ बी एक सरल रेखा है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं सरल रेखा है। जब ये सरल रेखा है तो क्या होगा,
सरल रेखा है तो ये 180 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोण डी ओ बी, अब देखिए डी ओ बी कितने अंश का होगा, 180 अंश का ऋजु रेखीय कोण होगा। ठीक है, यानी सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनेगा। अब ये जो डी ओ बी है ये दो भागों में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, एक तो है ये 125 वाला जो है बी ओ सी, और एक है आपका डी ओ सी, यानी ये दो भागों में डिवाइडेड है। तो हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी ओ सी प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी ओ सी, यहाँ पे लिखेंगे बी ओ सी बराबर 180 अंश के। तो डी ओ सी का तो मान हमसे पूछ ही रहा है, बी ओ सी का मान कितना है 125 अंश बराबर 180। अब 125 को अगर हम पक्षांतर कर दें उस तरफ तो क्या हो जाएगा, डी ओ सी बराबर 180 माइनस 125, घटाएंगे तो क्या बचेगा, डी ओ सी बराबर 55 अंश। डी ओ सी का मान कितना आ गया, 55 अंश आ गया। यानी ये वाला कोण कितने अंश का है, 55 अंश का है। ठीक है, इस तरीके से हमने इस वाले कोण का मान निकाल लिया। यानी पहला तो पता चल गया, डी ओ सी बराबर कितना है, 55 अंश। अब हम लोग बढ़ते हैं डी सी ओ के बारे में। देखिए डी सी ओ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमको चलना पड़ेगा त्रिभुज डी सी ओ में। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज डी सी ओ में, त्रिभुज डी सी ओ में अगर हम देखें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश का होता है। इसमें जो पहला कोण है वो कितने अंश का है, 70 अंश का, फिर प्लस दूसरा कोण कितने अंश का है, 55 अंश का। जो तीसरा कोण है उसका नाम है डी सी ओ, और यही हमें नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे डी सी ओ बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश की। अब अगर आप 70 और 55 को जोड़ोगे तो 125 अंश आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 125 अंश, फिर प्लस कोण यहाँ पर हो जाएगा डी सी ओ बराबर 180, इसको पक्षांतर कर देते हैं तो डी सी ओ बराबर हो जाएगा 180 माइनस 125। अगर हम डी सी ओ बराबर देखें तो 180 में से 25 जाएगा, क्या बचेगा, 55 अंश बचेगा। यानी डी सी ओ का भी मान कितना हो गया, 55 अंश हो गया। जब ये 55 अंश का हो गया तो अभी हमारा कौन बचा है, ओ ए बी। तो आप देखो यहाँ पे लिखोगे कोण ओ ए बी जो है, ओ ए बी ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, देखिए ये दोनों समांतर रेखा हैं और समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसका जो एकांतर अंतः कोण होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ पर देखिए चूंकि त्रिभुज सी ओ डी सी समरूप है ओ बी ए के, यानी ओ बी ए के, तो मतलब जो कोण सी होगा वही कोण क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण ओ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी सी ओ, डी सी ओ के। तो डी सी ओ का तो मान हमने निकाला है, कितना है, 55 अंश। तो यहाँ पर जो ओ ए बी होगा वो भी कितने अंश का हो जाएगा, 55 अंश का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये त्रिभुज के जो तीनों कोण हमसे पूछे थे उन तीनों कोणों का मान कितना होगा, 55 55 और 55, क्योंकि यहाँ पर भी 55 अंश आया, यहाँ पर भी 55 अंश आया और यहाँ पर भी कितना अंश आ रहा है, 55 अंश ही आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए इसको यहाँ पर हम लोग मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर हम लोग लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आकृति 6.36 में क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी बटा पी आर के, तथा जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस जो है वो समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो यहाँ पर देखिए हमसे दिया है भुजाओं का अनुपात, कहाँ पर दिया है, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है किसके, क्यू टी बटा यहाँ पर हो जाएगा पी आर, ये दिया है। ये भी दिया है कि कोण 1 जो है वो कोण 2 के
बराबर है। कौन सी आकृति में? 6.36 में। तो ये जो आकृति है वो 6.36 आकृति है। इसमें अगर हम देखें तो दिया है क्यू आर, यानी क्यू आर मतलब बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा, बटा क्यू एस यानी ये वाली भुजा छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा, बराबर है क्यू टी बड़े त्रिभुज की बड़ी भुजा, बटा होना चाहिए क्यू पी, लेकिन क्यू पी नहीं दिया है, यहाँ पर क्या दिया है? पी आर दिया है, पी आर दिया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है आपका, कौन सा त्रिभुज, यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको? यहाँ पर त्रिभुज जो है आपका पी क्यू एस वो समरूप है इसके त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर है त्रिभुज पी क्यू एस? तो आप देखो पी क्यू एस यानी ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, टी क्यू आर के क्या है? समरूप है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं? सिद्ध कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर देखो तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान होगा, एक प्रमेय याद आया होगा, हम बता भी देते हैं कि देखिए अगर कोण बराबर हैं तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी जो कोण एक है अगर वो कोण दो के बराबर है जैसा कि आपकी किताब में दिया है, तो उनके सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। जैसे कोण एक के सामने की भुजा है आपका पी आर, और कोण दो के सामने की भुजा है क्या? क्यू पी, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जो भुजा है आपका, यहाँ पर भुजा लिख दीजिए, भुजा क्यू पी बराबर किसके हो जाएगा? पी आर के हो जाएगा। क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा? पी आर। क्यों? क्योंकि ये जो कोण है आपस में क्या है? बराबर है। तो चलिए जब भुजा बराबर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो क्यू आर बटा क्यू यस लिखा है, फिर यहाँ पर बराबर क्यू टी बटा पी आर की जगह पर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू पी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज में, जिन त्रिभुजों की ये बात कर रहा था। तो त्रिभुज आपका है यहाँ पर पी क्यू एस तथा त्रिभुज यहाँ पर टी क्यू आर में अगर हम बात करें कोण की, क्योंकि नियम कहता है कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो, वो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एंगल की, तो कोण एक बराबर हो जाएगा कोण एक के। क्यों? क्योंकि देखिए पी क्यू एस में कोण एक है, टी क्यू आर में भी क्या है? कोण एक है, यानी कोण एक दोनों में है, तो इसको हम लोग बोल देंगे उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, यहां पर लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण, ये आपका उभयनिष्ठ कोण हो गया। अब अगर हम बात करें साइड का, ठीक है, तो साइड में क्या होगा? अगर हम भुजाओं का अनुपात की बात करें तो भुजाओं का अनुपात देखिए यहाँ पर है क्यू आर बटा क्यू एस बराबर हो जाएगा क्यू टी बटा क्यू पी, यानी भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण यानी संगत कोण बराबर है और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये त्रिभुज आपका समरूप होगा। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, आप यहाँ पर एंगल साइड से लिख सकते हो, यानी कोण और भुजा से ये क्या हो गया? हमारा त्रिभुज जो है वो समरूप हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये इसका उत्तर हो गया फाइनल। ठीक है, ये आपका क्या है? आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, और ये वाले जो क्वेश्चन है ये सभी 4 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ जाते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर यहाँ पर हम लोग लगा दिए हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे
एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। तो दर्शाइए कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये आपको 6 नंबर में देखने को मिलता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आराम से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। तो सबसे पहले आप बना लीजिए एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। ये हमने बना लिया त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है। आप किसी भी आकृति में बना सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर इस तरीके से बनाया, तो आप किसी भी आकृति में बना सकते हो, हालांकि वो त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि इसकी भुजा BC पर एक बिंदु D है, तो इसकी भुजा BC पर क्या है, एक बिंदु यहाँ पर D है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे AD को मिला देंगे। तो कह रहा है D इस प्रकार स्थित है कि कोण जो ADC है, यानी कोण ADC मतलब यहाँ का जो कोण है वो बराबर है किसके, BAC के। मतलब BAC के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर कोण ADC जो है वो बराबर है किस, कोण BAC के। ये क्या है, आपका दिया हुआ है, यानी आपके किताब में ये दिया है, ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए, यानी हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। लिख देते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमको, यहाँ पर सी ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देते हैं सी ए का स्क्वायर बराबर क्या है आपका, सी बी इंटू यहाँ पर सी डी। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज आपका ए डी सी और त्रिभुज बी ए सी में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज BAC में, BAC में, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कोण की, एंगल की बात करें, तो दिया है कोण ADC, ADC यानी कोण ADC जो है वो बराबर है किसके, बराबर है BAC के। तो यहाँ पे लिख देंगे BAC के। ये दिया हुआ है आपकी किताब में। दूसरा अगर हम एंगल की बात करें, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए BAC त्रिभुज में अगर हम देखें तो कोण C आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें ADC का, तो इसमें भी आपको क्या नजर आ रहा है, कोण C नजर आ रहा है, यानी कोण C दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण C, क्योंकि ये दोनों में है, ठीक है, यानी उभयनिष्ठ कोण है। यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण। ये क्या है आपका, यहाँ पर कॉमन है। तो ये जो त्रिभुज है ये आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कैसे, कोण कोण से। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज BAC के, किससे, एंगल एंगल कसौटी से, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कसौटी से। ये त्रिभुज आपका क्या हो गया, समरूप हो गया। अब जब समरूप हो गया तो आपने नियम पढ़ा था कि त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो अब हम लोग भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम भुजाओं का अनुपात निकालें तो सबसे पहले लिखेंगे सी ए। कहाँ पर है सी ए, देखिए यहाँ पर है सी ए बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बड़ा वाला त्रिभुज अगर लेते हैं, त्रिभुज BAC की भुजा अगर हमने CA को लिया, तो इसकी ये वाली संगत भुजा क्या है, CB। तो बटे में क्या लिख देंगे, CB, क्योंकि हमको नियम बताया गया है कि यहाँ पर जो संगत कोण है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो CA यानी CA बटे क्या हो गया, CB हो गया। फिर अगर हम देखें तो इसकी भुजा यानी आपका त्रिभुज ADC की भुजा CD को देखें, तो यहाँ पे लिख सकते हैं CD बटा क्या हो जाएगा,
सी डी बटा के सी ए हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी ए। ठीक है, अब हम तिर्यक गुणा अगर करवा दें तो यहाँ पर सी ए गुणे क्या हो जाएगा, सी ए बराबर इधर हो जाएगा आपका सी बी इंटू सी डी। तो सी ए का अगर हम सी ए में गुणा करा देंगे तो सी ए का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया सी बी इंटू सी डी। यही हमारा क्या है, उत्तर है, जो कि हमको सिद्ध करना था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको सिद्ध किया कि ये आपका समरूप है, फिर हमने भुजाओं का अनुपात लगाया और जो हमको सिद्ध करना था वो आ चुका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दो आकृतियां हैं। एक है आपका 6 मीटर लंबाई वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ मतलब खंभा। ठीक है, तो ये 6 मीटर का ऊंचाई वाला ये आपका खंभा है। मान लेते हैं कि सूर्य यहाँ पर है। ठीक है, सूर्य यहाँ पर है, तो यहाँ से जो परछाई बनेगी जमीन पर इनकी, ये बन रहा है आपका कितने मीटर का, तो 4 मीटर का बन रहा है। ठीक है, ये 4 मीटर का बन रहा है। अब देखिए जो ये खंभा है ये जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। ये 90 डिग्री का हो गया। अब कह रहा है कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार लंबी होगी। तो यहाँ पर इस मीनार की छाया की जो लंबाई है वो कितना है, 28 मीटर है। ठीक है, तो हमको बताना है इस मीनार की ऊंचाई। तो इस मीनार की ऊंचाई हमको नहीं पता, तो हम लोग क्या मानेंगे, एच मानेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये जो मीनार है ये जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। यानी अगर हम इसको एक त्रिभुज मानते हैं, इसको भी एक त्रिभुज यहाँ पर मान लेते हैं, क्योंकि बात उसी समय की है, तो आपका जो प्रकाश इस पर पड़ेगा वही प्रकाश यहाँ पर भी पड़ेगा, तो कोण जो होगा वो लगभग बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जितना इनकी भुजाओं का अनुपात होना चाहिए उतना इसकी भी भुजाओं का अनुपात होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आकृतियां क्या होंगी, समरूप होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, इसका नाम रख देते हैं ई एफ और जी, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो जितना ए बी बटा क्या होगा, सी होगा, उतना ही आपका ई एफ बटा क्या हो जाएगा, एफ जी होगा। ठीक है, ये भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हम ए बी की बात करें तो 6 बटा बी सी की बात करें 4, और ई एफ की बात करें तो एच, और एफ जी की बात करें तो 28। ठीक है, तो हम लोग इसका तिर्यक गुणा करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6/4 गुणे 28 बराबर एच के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 एक कम 4 और 4 सते 28, तो 6 सते कितना हो जाएगा यहाँ पर, 42 मीटर। यानी जो मीनार की ऊंचाई होगी वो कितना होगा आपका, 42 मीटर होगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया। ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर 2 नंबर में नहीं पूछ के 4 नंबर में पूछ लेता है तो समझ जाइए आपका एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, और आप इसको लगा भी सकते हो, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको भुजाओं का अनुपात बराबर करना था, आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा त्रिभुज चैप्टर का निचोड़ था, यानी ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। इस साल भी इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हो सकता है कि एज इट इज़ पूछ लिया जाए, तो आप इसको तैयार करके जाइएगा। और अभी तक अगर चैनल पर बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे कल एक नए वीडियो में, जहां पर हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, और निर्देशांक ज्यामिति को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर आपको समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऐसी पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।